इस बार की शुरुआत इटावा से हुई। इटावा एक ऐतिहासिक धरती है। इटावा के बाद उन्नाव, उन्नाव के बाद सीतापुर, सीतापुर के बाद आजमगढ़ और आजमगढ़ के बाद मऊ भी ऐतिहासिक धरती है। मैं पहले भी मऊ आया जब हमने लीगल चाइल्ड का कार्यक्रम किया था, और मऊ और उसके आसपास के साथियों का प्यार भी मुझे मिलता रहता है। संगठन के स्तर पे जब भी मैं यहाँ के साथियों को याद करता हूँ तो वो पहुंच के मेरी मदद करता। आज अपनी बात को शुरू करने से पहले समय समय पर जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को भी नमन करता हूँ और आग्रह करता हूँ जो हमारे नौजवान साथी करते हैं, जिनके कंधों पे जिम्मेदारी है, जिन्हें इस लड़ाई को लड़ना है, वो अपने फोन बंद करके मीडिया काम मीडिया करने दें और अपना दिल और दिमाग यहाँ लगाएं। जब स्कूल में मास्टर पढ़ा रहा होता है तो जो बच्चा जो देखता है कहीं वो ध्यान लगाता है, फिर वो पेपर में फेल होता है। नीला पट्टा पहनने से या जोर से जय भीम का नारा लगाने से, जिंदाबाद का नारा लगाने से कुछ नहीं बदलता है। आदमी अगर नालायक हो तो वो उसके कर्मों से, उसके व्यवहार से पता लगता है। बाबा साहब ने कहा कि अगर कोई बहुत बेवकूफ आदमी भी पढ़े लिखे लोगों के भीड़ में उनके जैसे कपड़े पहन के बैठ जाए तो आप उसको तब तक नहीं पहचान सकते जब तक वो अपनी बात ना रखें। लेकिन जैसे वो अपनी बात और आचरण व्यवहार करेगा तब तत्काल पकड़ा जाएगा। नौजवान को लाना एक बहुत कठिन काम है। युवा का कुर्सी बैठे हो, कुर्सी का तो सम्मान रखो। यहाँ तो सुन नहीं पा रहे हो, वीडियो रिकॉर्ड करके क्या करोगे? यहाँ कुर्सी पर सारी तरह बैठ के तो सुन नहीं पा रहे हो। ये नीला पत्थर डाले लगे, मुझे मिशन का काम हो गया। युवा का जो विलोम होता है, विपरीत होता है, होता है वायु। ना युवा को काबू में किया जा सकता है, ना वायु में। लेकिन दुनिया में कोई काम नामुमकिन नहीं। इस इरादे के साथ हम लोग निकले हैं कि हम युवा भाइयों को भी कैडर से तैयार करके उनको भी मिशनरी बनाएंगे। अब आपके मन में बहुत सारे सवाल रोज चलते होंगे। आप देखते होंगे देश दुनिया में बहुत सारी खबरें आती हैं। जब भी कोई खबर आती है, जब खबर निराशाजनक होती है तो आप परेशान हो जाते हैं, आपके चेहरे उतर जाते हैं, आपके मन में गंभीर भाव हो जाता है। आप ये सोचने लग जाते हैं देश में क्या होगा, ये क्या होगा, भारतीय जनता पार्टी दोबारा आगे क्या होगा, आरक्षण खत्म हो गया क्या होगा, संविधान खत्म हो गया क्या होगा। फिर आप उदास मन से पढ़ के सो जाते हो। फिर सुबह उठते हो, कोई अच्छी खबर मिलती है तो 2 मिनट के लिए उत्साहित हो गए। ये ह्यूमन नेचर है। जब अच्छी खबर मिलती है तो उसके मन में उल्लास पैदा होता है। जब थोड़ी सी निराशाजनक खबर मिलती है तो उसके मन में निगेटिव फोर्स बड़े पैमाने पर हावी हो जाती है। नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक उसके मन में एनर्जी भर जाती है। तो ये जो हमारे छोटे भाई अभी नारा लगाते हैं, अनुभव यही इसलिए नारा लगाता है, नारा लगा के खुश हो जाता है। और फिर जैसे आज यहाँ आए हो, मुझे सुनोगे जाके घर, अगर मेरी बताई गई बात पर काम नहीं करोगे तो कुछ नहीं बदलेगा। मुझसे लिखवा के ले लो, 1 इंच भी बदलेगा। लेकिन वही अगर मेरे द्वारा कही गई बात में पहरेदारी करोगे, जैसे पंजाब में एक नारा लगता है कि बाबा साहब तेरी सोच पे पहरा देंगे ठोक के, और काशीराम तेरी सोच पे पहरा देंगे ठोक के। जब ये नारा लगता है और वास्तविकता में एक नारे पर अगर आप लोग काम करने लग जाओ तो सब ठीक हो जाए। तो मैं अपनी बात को शुरू करते हुए महामानव तथागत बुद्ध से लेकर संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर, गुरु घासीदास जी, संत गाडगे जी महाराज, नारायण गुरु, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, ईवी पैलिया रामानायकर स्वामी, पैरेलाल यादव, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक पूरी ठाकुर, मामना राम सुवर्मा, चौधरी महाराज सिंह भारती, संत राम जी प्रजापति, बाबू सिंह दयाल चौरसिया, मान्यवर दीना माना वाल्मीकि जी,
सर छोटू राम जी और मान्यवर काशीराम साहब को नमन करना। बहुत लंबी फहरिस्त है। माँ अवंतिका बाई लोधी, माँ जलकारी बाई कोरी, माँ उदा देव बासी, बहुत लंबी लाइन। माँ फातिमा शेख, माँ सावित्रीबाई फूले, माँ फूलन देवी, इतनी बड़ी फहरिस्त है जिसका अगर मैं नाम लेने लग जाऊं, लेकिन मैंने इनके नाम लिए जिनके जीवन के योगदान हमारे आज के जीवन में है। अगर इनमें से एक भी नहीं होता और वो अपना काम ईमानदारी से नहीं करता तो शायद आज हमारे जीवन में कुछ ना कुछ कर भी देते। आप और हम आज यहाँ इतने आसानी से बैठे हैं, कुर्सियां सजी हैं, हमारे बहुत सम्मानित लोग खड़े हैं, बैठे हैं। ये इसके लिए बहुत प्रयास है, मेहनत भी। ये एक दिन का काम नहीं है। इतना बड़ा बदलाव जिनको अछूत मान के, शूद्र मान के, जाति का आधार बना के, नीची जाति का कह के जिनको अपमानित किया गया, आज अगर वो कुर्सी पे बैठने वाले बन गए तो इसमें आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं शायद 1% का भी कोई योगदान ना, क्योंकि जिन्होंने किया है उन्हीं के नाम मैंने लिए। मेरे साथ चल के आज हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता, प्रदेश के महासचिव, राष्ट्रीय कोर कमेटी के मेंबर भाई आकिब साहब, भाई शिव कुमार विश्वकर्मा जी, कॉमरेड मेरे साथी भाई अबाबुल जी, अविनाश अवनीश निगम जी और हमारे तमाम साथी जो यहाँ उपस्थित हैं, हमारी लीगल सेल के यहाँ के जिलाध्यक्ष अनुज जी और तमाम साथी, जाकर भाई गोरखनाथ जी, विनय सागर जी, ये वो साथी हैं जो यहाँ बहुत अच्छे से काम करते रहते हैं। और मुझे बड़ी खुशी है क्योंकि हम विचारों से जुड़े हुए लोग हैं। मैं आपको गौर करने की बात बताता हूँ, दुनिया में व्यक्ति राज नहीं करता, विचार राज करता। जो अपने विचार को ज्यादा लोगों तक फैला देगा और लोगों को उस विचार से जोड़ देगा, उसी का राज आता है। आप जब मैं अभी आज मैंने बात को शुरू की तो मैंने नौजवानों को जब स्वागत हो रहा था देखा। आज मैं आपसे बहुत पॉलिटिकल बात नहीं, बहुत प्रैक्टिकल बात करती हूँ। जिनसे आप संघर्ष कर रहे हो, जिस काम के लिए संघर्ष कर रहे हो, क्या उनके जितना समर्पण आपके अंदर पैदा हुआ है? क्या उनके जितना दृढ़ संकल्प आपके अंदर पैदा हुआ है? क्या आप उनकी तरह समझदार बन गए? जब आप उनकी तरह समझदार नहीं बने, आपके अंदर संकल्प नहीं पैदा हुआ, आपके अंदर समर्पण नहीं आया, आपने अपने अंदर योग्यता नहीं पैदा की, तो भाई आप मुकाबला कैसे कर दो? आर्मी का एक जवान अपनी तरफ से सभी तरह के हथियार से सुसज्जित खड़ा और दूसरा व्यक्ति वो बिना किसी हथियार के खड़ा, तो उसको युद्ध में उसके उस युद्ध का परिणाम निश्चित है कि वो मरेगा। जब व्यक्ति सेना में भर्ती होता है, सामान्य आपके मेरे जैसा नौजवान होता, सेना में भर्ती होते उसके हाथ में हथियार नहीं दी जाती, उसको बॉर्डर पर नहीं भेजा जाता। एक एक चीज की उसको कठोर ट्रेनिंग दी जाती है। सबसे पहले उसके जीवन के अंदर पैदा किया था अनुशासन। उसको सुबह 4 बजे उठना सिखाते हैं, उसको अपने सीनियर का आदेश मानना सिखाते हैं, उसको अभाव में, समस्याओं में रहना सिखाते हैं, तमाम तरह की मुसीबतों का सामना करने के लिए उसको तैयार करते हैं। फिर उसको जो भी हथियार वो चलाता है उसकी ट्रेनिंग देते हैं। अगर वो दफ्तर में बैठे हैं तो किस दफ्तर में क्या काम है, कैसे करना है, उसकी ट्रेनिंग देते हैं। कि देश में सिविल सर्विसेज जो है उसके एग्जाम की एक एज है और अटेम्प्ट ये लोग दे सकते हैं, इसलिए दे सकते हैं। लेकिन उसमें भी जब 22 साल का व्यक्ति IAS क्वालिफाई कर लेता है, उसको भी ऐसा नहीं कि जाते कहते हैं चलो आप जिले के जिला अधिकारी बन गए, DM बन गए, जाकर जिला चला रहे। उसको भी ट्रेनिंग देकर समझाते हैं कि उसको उस कुर्सी बैठ के करना है। आप भर्ती तो हो गए अपनी मार्केट में, पार्टी आपके नेताओं ने आपको बताया है नहीं क्या काम करना है।
आपने भी कभी सीखने का प्रयास नहीं किया। आदमी अपने मन से थोड़े भी सीखना आता है। ट्रेनिंग में जब बुलाते हैं कि आओ ट्रेनिंग करो, तो आदमी के मन में इच्छा होती है कि ट्रेनिंग से थोड़ी छूट मिल जाए। आप भी क्यों से आप सीखना नहीं चाहते और हारते रहते, फिर आप कहते हो कि यार हमारा कुछ करते नहीं। जितने लोग ऊपर खड़े हैं जो बहुत जोर जोर से नारे लगा रहे हैं, जब किसी बहन की अस्मत उठती है तब भी ऐसे जोर जोर के नारे लगाते हैं, क्योंकि रोक तो सकते नहीं और सजा दिला नहीं सकते। जब किसी गरीब माँ का घर उजाड़ा जाता है, उसके निर्दोष बेटे की हत्या की जाती है, उसके पति की हत्या की जाती है, उस माँ के सामने भी जाके जोर जोर से चिल्लाते हैं। जब किसी गरीब की कोई ताकतवर जमीन दबा देता है, किसी बेटी को अपमानित करके उसको जला देता है, तब भी उसके घर जाके ऐसे नारे लगाए, क्योंकि आपको लगता है नारों से सब कुछ बदल जाए। भाई पानी पीने से प्यास बुझेगी और खाना खाने से भूख मिटेगी। क्या पानी पीने से भूख मिट सकती है? जब मैं यहाँ आपके बीच में हूँ, महसूस करो, और आप मुझे, मैं 1-2 घंटे के लिए आपके यहाँ आए, आप मुझे सुनोगे नहीं, उस बात को अपने जीवन में आत्मसात नहीं करोगे, उस हिसाब से चलोगे नहीं, तो मेरे यहाँ आने का, मेरी बात कहने का क्या फायदा? आज आप अपने लोग आए, हजारों की संख्या में यहाँ हो, नीचे उठे, पैसा भी खर्च किया, समय भी खर्च किया। क्या आपके समय की वैल्यू नहीं है? इतने लोग अगर कोई अपना रोजगार करते हैं, या कोई ऐसा भी होगा जिसके 1000 रुपए रोज की वो है, कर्मचारी होगा, कोई ऐसा भी होगा जो मजदूर होगा इसकी 400 रुपए, को ऐसा 200 रुपए। आप काउंट करके देखो, आज हमने यहाँ लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, और यहाँ ये लाखों का इन्वेस्टमेंट से अलग हम तेल खर्च कर, गैस, हम ही गुजरते सप्लाई, अगर हमने कई लाख रुपए खर्च किए तो हम कुछ अर्जित भी तो करें। अर्जित हम करेंगे तो भाई कैसे बदलाव होगा? जब सिखाने वाला सिखाए तो फिर आपको सीखना चाहिए। चलिए काम की बात करें। अभी तो मैंने सिर्फ आपको अनुशासन बताया, अनुशासन क्या होता है। कहते ना बॉस इज ऑलवेज राइट। अगर आपको कोई आदेश हो गया तो आपका काम है आप उस आदेश को माने, तभी आप अच्छे सिपाही हैं। वरना आप क्या हैं? गधे घोड़े कोई, भेड़ बकरी कोई। युद्ध जीतते देखे क्या? कोई लगाता है भेड़ बकरी पे दाव? हर आदमी शानदार नेतृत्व पे दाव लगाता है। अब मैं तो अपने अंदर जो कमी है उनको दूर करने के लिए किताबें पढ़ता हूँ, सीखता भी हूँ, सब चीजें करता हूँ। आप क्या करते हैं? पढ़ते हो किताबें? बहुजन मिशन चलाने के लिए सबसे पहले शुरुआत यह है कि आप अपना इतिहास जानें, और इतिहास जानने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो आपके पास फोन भी है, वरना 2-3 महापुरुष ऐसे हैं कि कुछ किताबें पढ़ लो तो आपको पूरा इतिहास पता लग जाएगा। जैसे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले की गुलामगिरी पढ़ोगे तो आपको सब पता लगेगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की एंडेशन ऑफ कास्ट पढ़ोगे तो आपको बहुत कुछ पता लग जाएगा। बाबा साहब अम्बेडकर की हिंदू धर्म की पहलियां पढ़ोगे तो आपको बहुत कुछ पता लग जाएगा। मान्यवर काशीराम साहब का जीवन संघर्ष पढ़ोगे, चमचा युग पढ़ोगे तो आपको पहचान होना आसान हो जाएगा। कौन आदमी ईमानदार है, कौन आदमी अपने लिए जी रहा है, कौन आदमी समाज के लिए जी रहा है। और अगर आप इस देश के संविधान को पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा कि आप इस देश में जानवर नहीं, आप इस देश में इंसान, और आपको भी इस देश के हर साधन संसाधन में हिस्सेदारी है। सरकार चाहे किसी की हो, लेकिन सरकार जो पैसा खर्च करती है वो पैसा हमारे टैक्स के पैसे का होता है। हम अपने हितों की रक्षा के लिए सरकार से सवाल कर सकते हैं। अक्सर क्योंकि लोग कानून नहीं जानते, पढ़ते नहीं है। देश में ये भी एक बहुत बुरी बात है कि ये पूरा देश संविधान चलता है, लेकिन संविधान इस देश में कहीं पढ़ाया नहीं जाता। बहुत कम हिस्से इससे कहीं जो लॉ के स्टूडेंट पढ़ लेते हैं, बाकी तो ज्यादा होता नहीं है। कोई यूपीएससी वगैरह एग्जाम जब पढ़ लेता। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा, आप राजनीति करें ना करें, लेकिन एक बार तैयारी करके यूपीएससी का एग्जाम जरूर दें। उससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी, और जब आपके पास ज्ञान होगा तब आप अपने हकों की बात को उठा पाओगे। जब आपको पता ही होगा आपका अधिकार है, क्या उठाओगे? इसलिए मैं अपने सभी भाइयों से कहूंगा, बहनों से जो पढ़ रहे हैं,
एक बार को यूपीएससी के एग्जाम में जरूर बैठे, टेंशन ना लें, तैयारी करें। एक बार यूपीएससी एग्जाम दें और उसकी तैयारी करेंगे तो उसमें आपको इतना ज्ञान हो जाएगा कि आप भविष्य में देखो, जैसे पुलिस है, पुलिस किसके लिए? पुलिस हमारे, जितने भी सरकारी संस्थान है किसके लिए? हमारे लिए। ये जो सरकार बनी किसके लिए बनी? हमारे लिए बनी। लेकिन हम इनसे सवाल करते करते जो डीएम साहब बैठे हैं दफ्तर में, किसके लिए बैठे हैं? कोई रिश्तेदार थोड़ा जाएगा इसको चाय पिलाने, उनको जनता जाएगी उनके पास कि मेरी समस्या है, और वो जनता के सेवादार है। हम तो अपने शब्दों में कहते हैं नौकर, लेकिन नौकर एक सम्मानित शब्द नहीं मानता। मालिक नौकर कह के अपने आप को, नौकर को अपमानित करने का प्रयास करता है, इसलिए मैं कहता हूँ कि सेवा करें। ठीक है, तो वो दफ्तर में इसलिए बैठे हैं कि जनता उनके पास जाए और अपनी समस्या बताए, वो उसको हल करते हैं, तनख्वाह मिलती है। आप एसएसपी के पास, डीएम के पास जाते हुए डरते हो, एसडीएम के पास, एडीएम के पास जाकर डरते हो, और वो भी ऐसा व्यवहार करता है जैसे उसके मन पता नहीं उसको क्या मिल गया। उसको ये नहीं पता कि वो जो तनख्वाह ले रहा है वो हमारे पैसों, वो हमारे टैक्स के पैसों से मिल रही है। जो आदमी हमारे पैसों पे तनख्वाह लेता हो, अपना परिवार चलाता हो, वो भी हम पे रोब दिखाएगा। इसलिए जब तक आप पढ़ोगे नहीं जानोगे कैसे। आप ऐसे घबराते हो, पता नहीं वो क्या करते हैं, उसके आदमी क्या। अभी अगर पुलिस का आदमी को एक डंडा दिखा दे तो आदमी डर जाता है। एक नोटिस भेज दे, उसी नोटिस में परेशान रहता है कि भाई ये क्या हो गया, नोटिस आ गया। ये भी समझता नोटिस लेके, नोटिस आप उसको तामील ना करो, उसको कोई ना करो तो भी नोटिस को पहले तो वकील भेज देता है। कई तरह के नोटिस होते हैं, इसलिए ज्ञान जरूरी है। चलो हम अब मिशन पे काम बात करते हैं, इंपोर्टेंट जो बात है, क्योंकि समय कम है और हमें इंपोर्टेंट विषय बात करना है। मैं कई बार अपनी बातों में आपको समझा दूंगा कि लोकतंत्र की शक्ति क्या है। 14 अगस्त 1947 को हम लोग यहाँ अंग्रेजों के गुलाम थे। 15 अगस्त 1947 को हम लोग इस देश में आजाद हुए। आजादी के साथ अधिकार प्राप्त नहीं हुए। आजादी आई लेकिन अधिकार नहीं मिले। अधिकार कब मिले? 26 जनवरी 1950 में, जब संविधान लागू हुआ। संविधान की प्रस्तावना जो कहती है, मैं सबसे आखिर में पढ़ाऊंगा उस आज, पहले मैं सबसे पहले पढ़ाता हूँ। संविधान की प्रस्तावना पूरे संविधान का सार है कि संविधान चाहता क्या है, संविधान इस देश में क्यों आया, इस देश को चलाने के लिए संविधान जरूरत क्यों है। संविधान वो है जो इस देश के हर व्यक्ति को समानता का अधिकार देता है, अवसर की समता देता है, प्रतिष्ठा और सम्मान का अधिकार देता है, राजनीति करने का, रोजगार करने का, बिजनेस करने का, अपनी धर्म के पूजा अर्चना करने का अधिकार। आज अगर प्राण प्रतिष्ठा वो हो रहा है ना प्रोग्राम, तो वो संविधान के जो अधिकार मेरा आर्टिकल 25-26 में उसी के अनुसार हो रहा है। प्रधानमंत्री नहीं करा सकते थे, पहले नहीं करा पाए। ये संविधान के, अगर इस देश में मर्यादा पुरुषोत्तम राम को भी न्याय मिला तो कहां से मिला? संविधान से, कोर्ट से। समझे नहीं समझे? इसलिए मैं आपको कह रहा हूं संविधान की इतनी बड़ी ताकत है। अगर आप संविधान की ताकत को नहीं समझोगे तो फिर आप इस देश में अपने हकों की बात कर ही नहीं सकते। तो 26 जनवरी 1950 को जो संविधान आया, वो संविधान इस देश में समानता लेके आया। लेकिन जब बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान छोड़ा तो उन्होंने बात कही, संविधान सभा में जो साथी, जैसी संविधान सभा थी उसमें जब बाबा साहब की बात होती तो उन्होंने कहा संविधान छोड़ते हुए कि आज हम विरोधाभास की जिंदगी में कदम रख रहे हैं। राजनीति में वन वोट वन वैल्यू, राजनीति में तो हम लोग बराबर हो जाएंगे, लेकिन जब तक देश में सामाजिक गैर बराबरी, जो जाति के आधार पे, जाति के आधार पर गैर बराबरी कैसे? ऐसे कि देश में दलित, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, शेड्यूल ट्राइब, इस तरह की व्यवस्था बनी और उनमें जातियां। पहले जातियों से पहले वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो आज भी वर्णों की स्थिति से बहुत सारे वर्णों में बहुत सारे बदलाव नहीं हुए। ब्राह्मण समाज का जो वर्ण था, आज ब्राह्मण समाज के जो लोग हैं वो एक ही वर्ण में है। जो क्षत्रिय समाज का वर्ण था, वो जितने भी क्षत्रिय समाज के लोग हैं वो एक ही वर्ण में है। और वैश्य समाज के लोग की बंटवारा कहां हुआ? शूद्रों में। शूद्रों को 6743 जातियों में तोड़ दिया गया। अब उनमें ऊंच नीच है।
यादव कहते हैं मैं कुर्मी से बड़ा हूँ, कुर्मी कहते हैं मैं पाल से बड़ा हूँ, पाल कहते हैं मैं प्रजापति से बड़ा हूँ, प्रजापति कहते हैं मैं निषाद से बड़ा हूँ, निषाद कहते हैं मैं मौर्य से बड़ा हूँ, वो कहते हैं मैं गुजर से बड़ा हूँ, वो कहते हैं मैं जाट से बड़ा हूँ। तो जो बैकवर्ड की जातियां हैं उनमें जाति के आधार पर ऊंच नीच, और शेड्यूल कास्ट के लोग, शेड्यूल कास्ट में तो बहुत जातिवाद हो गया, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं।